हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की इस 24 सितंबर की वर्कशीट में। जैसा कि आप देख सकते हैं, वर्कशीट है क्लास 10th की और ये है सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान की। इस वीडियो में इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम ही है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। वर्कशीट का नंबर 35 है, ये भी देख लेना। नेशनलिज्म इन यूरोप, मतलब यूरोप में नेशनलिज्म जब आया था उसके बारे में हम बात कर रहे हैं इस चैप्टर में। सबसे पहले ब्रिटेन की बात कर रखी है, किस तरीके से ब्रिटेन में नेशनलिज्म आया था। द फॉर्मेशन ऑफ द नेशन स्टेट वॉज नॉट द रिजल्ट ऑफ अ सडन अपहीवल और रेवोल्यूशन बट वॉज द रिजल्ट ऑफ अ लॉन्ग ड्रॉन आउट प्रोसेस। सिंपली इन्होंने कहा है कि एक दिन की बात नहीं थी कि एक दिन में सीधा इतनी क्रांति आ गई कि एक दिन में सारा का सारा जो फॉर्मेशन ऑफ नेशन है वो एक दिन में हो गया। नहीं, ये बहुत लंबा, मतलब काफ़ी टाइम तक चलने वाला एक संघर्ष था, बहुत लंबा प्रोसेस था। देयर वॉज नो ब्रिटिश नेशन प्रायर टू 18th सेंचुरी। 18वीं शताब्दी से पहले कोई ऐसा ब्रिटिश नेशन टाइप का कुछ भी नहीं था। द इंग्लिश नेशन स्टेडली ग्रू इन वेल्थ, इंपॉर्टेंस एंड पावर एंड वॉज एबल टू एक्सटेंड इट्स इन्फ्लुएंस ओवर द अदर नेशंस ऑफ द आइलैंड्स। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, जो इंग्लिश नेशन है बेटा वो उसने अपनी जो वेल्थ है, अपनी इम्पॉर्टेंस है, अपनी पावर है, उसको धीरे धीरे एक्सटेंड करना स्टार्ट किया। द इंग्लिश पार्लियामेंट सीज पावर फ्रॉम मोनार्की इन 1688 एंड 1688 के बाद से क्या हुआ भाई कि भाई जो इंग्लिश पार्लियामेंट है बेटा, तो उसने जो पावर्स है मोनार्की से, जो मोनार्की का आप समझते हैं राजा का शासन होता है, राजा के शासन के बाद ये लोग आए 1688 में। द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन वॉज फॉर्म्ड इन 1707 विद इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड। ठीक है, इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड के साथ जो यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन है वो फॉर्म हुआ। आफ्टर द फेल्ड रिवॉल्ट ऑफ 1798 में क्या हुआ था बेटा, एक क्रांति हुई थी, एक रिवॉल्ट हुई थी जो कि फेल हो गई थी। और इसमें क्या हुआ था, जो आयरलैंड था बेटा उसको फोर्सिबली इनकॉर्पोरेट होना पड़ा यूनाइटेड किंगडम में। किसमें, 1801 के अंदर। द सिंबल ऑफ न्यू ब्रिटेन वॉज एक्टिवली प्रमोटेड, और जो भी सिंबल था न्यू ब्रिटेन का उसको बहुत तेज़ी से प्रमोट करना स्टार्ट कर दिया गया। फिर है द वॉर, ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। किस तरीके से जो वॉर लड़ी गई, ग्रीक वॉर थी जो इंडिपेंडेंस की, वो कैसे स्टार्ट हुई, क्या था। तो बेटा ग्रीक वॉज अ पार्ट ऑफ ऑटोमन एम्पायर सिंस 15th सेंचुरी से ही वो ऑटोमन एम्पायर के क्या थे, वो पार्ट थे। The growth of revolutionary nationalism after French Revolution 1798 speaked of a struggle of independence among Greeks। और इसके बाद क्या हुआ, जो फ्रेंच की जो रेवोल्यूशन हुआ था 1789 में, स्ट्रगल जो ग्रीक के लोग थे बेटा उनका भी स्ट्रगल स्टार्ट हो गया यहाँ से। द स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस स्टार्टेड इन 1828, 1821 तक चला भाई ये। Nationalists in Greece got support from other Greek living in exile and also from many West European। अब इनको बहुत सपोर्ट मिला अलग अलग वेस्ट के जो यूरोपियन थे उनसे, बाकी लोगों से भी इनको बहुत सपोर्ट मिला। Many poets and artists mobilized public opinion to support Greek struggle। बहुत सारे जो आर्टिस्ट है बेटा उन्होंने सपोर्ट किया ग्रीक के स्ट्रगल को, उन्होंने अपने ओपिनियन, अपनी पेंटिंग्स, अपनी पोएम्स के थ्रू लोगों तक जाहिर करने का उन्होंने ट्राई किया। दैन इंग्लिश पोएट लॉर्ड बैरन ऑर्गेनाइज फंड्स एंड लेटर वेंट टू फाइट इन द वॉर। उन्होंने पहले फंड इकट्ठा किए। पोएट हैं जो हमारे लॉर्ड बैरन, एंड उसके बाद उन्होंने लड़ाई भी लड़ी और फिर उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी, उनको एक बहुत ही हैवी फीवर हुआ एंड 1824 में उनकी मृत्यु हो गई। द ट्रेटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल इन 1823 रिकॉग्नाइज ग्रीस एज अ इंडिपेंडेंट नेशन। और फिर एक ट्रीटी साइन हुई बेटा 1823 में क्या हुआ, ग्रीस को एक इंडिपेंडेंट नेशन के रूप में स्वीकार कर लिया गया। फिर नेशनलिज्म एंड इम्पेरियलिज्म, बैल्कन प्रॉब्लम क्या थी बेटा, तो बैल्कन्स वाज अ रीजन ऑफ जियोग्राफिकल एंड एथनिक वेरिएशन कंप्रेसिंग मॉडर्न डे रोमानिया, बल्गेरिया, अल्बानिया, ग्रीस। तो ये सारी की सारी बेटा जो कंट्रीज़ थी वो इसके अंदर आती थी। उसके बाद हुज इनहैबिटेट्स वर ब्रॉडली नोन एज द स्लेव्स। उनके जो इनहैबिटेट्स थे उनको गुलाम, स्लेव्स की तरफ के उससे जाना जाता था। द लार्ज पार्ट ऑफ द बैल्कन्स वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑटोमन एम्पायर। तो जो काफ़ी ज़्यादा पार्ट था वो ऑटोमन एम्पायर के अंदर आता था। द स्प्रेड ऑफ आइडियाज़ ऑफ रोमांटिक नेशनलिज्म
in the Balkan together was the disintegration of the Ottoman Empire made this religion very explosive. और इन्होंने क्या किया, क्योंकि उनके अंदर आता था, उन्होंने इसको बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लोसिव बना दिया. One by one European subject nationalists broke away and declared their independence. And एक एक करके जो nationalities थी बेटा वो आगे आने लगी और अपनी independence को declare करने लगी. As a different Slavic nationality struggled to define their identity and independence, the Balkan area became an area of intense conflict. ये conflict का एक intense area बन गया. तो the Balkan states hope to gain more territory at the expenses of others. बाकियों के एक्सपेंसेस पे बेटा उन्होंने क्या किया, वो और टेरिटरी को वो गेन करना चाह रहे थे और राज्य को वो इकट्ठा करना चाह रहे थे. ड्यूरिंग दिस पीरियड देयर वाज इंटेंस रेवलरी अमंग द यूरोपियन पावर फॉर कंट्रोल ओवर दिस एरिया. तो भाई बहुत लड़ाई झगड़ा होने लगा कि कौन इस एरिया को कंट्रोल करेगा. दिस फर्दर कॉम्प्लिकेटेड द मैटर. और इसने क्या किया, जो मैटर था उसको और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर दिया. और इससे क्या हुआ बेटा, एक सीरीज़ ऑफ वॉर स्टार्ट हुई बेटा. एंड फाइनली वर्ल्ड वॉर जो फर्स्ट थी वो स्टार्ट हो गई. तो ये हमने पढ़ी है आज की वर्कशीट. इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर देखते हैं. पहला क्वेश्चन है बच्चों, इफ़ यू हैड बीन इन अ प्लेस ऑफ लॉर्ड बैरन हाउ वुड यू हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड इन द ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. अगर आप उनकी जगह होते तो कैसे कॉन्ट्रीब्यूट करते. सो इफ़ आई वर इन द प्लेस ऑफ लॉर्ड बैरन I would have encouraged the people there to participate in their freedom struggle and try to encourage those who were participating. तो मैं क्या करती, उनको encourage करती जो participate कर रहे हैं. दूसरा क्वेश्चन है, द फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट इन ब्रिटेन वॉज नॉट द रिजल्ट ऑफ सडन अनहीवल और रेवोल्यूशन बट वॉज द रिजल्ट ऑफ लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस. एक्सप्लेन. आपको बताना है कि किस तरीके से जो ब्रिटेन स्टेट में जो रेवोल्यूशन हुआ था वो एक दिन का काम नहीं था, वो एक बहुत लंबा प्रोसेस था. आपको एक्सप्लेन करना है कैसे. तो जो यूनिफिकेशन था ब्रिटेन का बेटा एक बहुत यूनिक प्रोसेस था और ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स और बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस था. ये स्टार्ट हुआ था 1688 में बेटा. ठीक है. द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन फॉर्म हुआ 1707 में, जिससे क्या हुआ, मर्जर हुआ स्कॉटलैंड का, उससे स्टार्ट हुआ. एंड जो आयरलैंड था बेटा वो भी इनकॉर्पोरेट हुआ था ब्रिटेन के अंदर 1801 में. तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो हमें बताते हैं कि ये एक दिन का प्रोसेस नहीं था, बहुत लंबा प्रोसेस था. फिर क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ डिड द रेज ऑफ रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म आफ्टर 1789 इंस्पायर द ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस एंड द स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस इन द बैल्कन स्टेट्स. किस तरीके से जो बेटा नेशनलिज्म था, रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म था 1789 के बाद, उसने जो ग्रीक वॉर थी बेटा ग्रीक्स को इंस्पायर किया और जो ग्रीक वॉर थी इंडिपेंडेंस की वो लड़ी गई. तो बेटा जो फ्रेंच रेवोल्यूशन था उसने एक आइडिया दे दिया लोगों को, इक्वालिटी यानी कि समानता का, आज़ादी का, एक लैंग्वेज का, एक लॉ का, ठीक है, डेमोक्रेसी का, एक फ्लैग का, एक स्टेट का, एक नेशन का. तो ये सब आइडियाज़ लोगों को मिलने स्टार्ट हो गए थे. दीज आइडिया इंस्पायर्ड ऑल द कंट्रीज ऑफ यूरोप एज वेल एज ग्रीस एंड बैल्कन स्टेट टू फॉर्म स्टेट नेशन स्टेट. तो इसी ने क्या किया, इसी ने लोगों को इंस्पायर किया. क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द सिचुएशन ऑफ बैल्कन स्टेट. आपको शॉर्ट नोट लिखना है इस पर. तो द ऑटोमन एम्पायर हैड बिकम एक्सट्रीमली वीक, बहुत वीक हो गया था. ड्यू टू द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म ऑल कंट्रीज स्टार्टेड विशिंग फॉर इंडिपेंडेंस. एंड फिर क्या हुआ, इस तरीके से जो कंट्रीज थे बेटा वो विश करना स्टार्ट हो गई वो इंडिपेंडेंस के लिए. जो सारे के सारे बैल्कन स्टेट थे बेटा वो जेलस थे एक दूसरे से. जो सारी की सारी स्टेट्स थी बेटा वो और जो टेरिटरीज थी उनको अपने कंट्रोल में लेना चाहती थी. ऑल कंट्रीज लाइक रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया एट्सेट्रा ट्राई टू, अभी क्या हुआ, कम टुगेदर. ठीक है. उन्होंने क्या किया, जो ये कंट्रीज थी सारी की सारी, उन्होंने एक साथ आना स्टार्ट कर दिया. अभी एक साथ आना क्यों स्टार्ट किया होगा, आपने सोचा है कभी. एक साथ आना उन्होंने इसलिए स्टार्ट किया ताकि वो जो आज़ादी की जो ये लड़ाई थी बेटा उसको ये ढंग से लड़ पाए. और ढंग से क्यों लड़ेंगे, सोचिए ज़रा. ढंग से लड़ने के पीछे क्या है, इसके आगे लिख रही हूँ मैं, ट्राई टू के आगे यहाँ पे, ट्राई टू शो देयर इन्फ्लुएंस. ठीक है. एज अ रिजल्ट there were many wars in
बैल्कन रीजन। ये इसका आंसर था। तो इस तरीके से हमने 10th क्लास की एसएसटी की इंग्लिश मीडियम की वीडियो कर ली, इंग्लिश मीडियम की हमने वर्कशीट सॉल्व कर ली। चलिए इसके बाद हिंदी मीडियम की सॉल्व करेंगे। तो बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय किस तरीके से हुआ। तो इसकी शुरुआत हुई बेटा ब्रिटेन में राष्ट्रवाद से। तो राष्ट्रवाद किसी उथल पुथल या क्रांति का परिणाम नहीं, लेकिन एक लंबी चढ़ने वाली प्रक्रिया होती है बेटा, उसका परिणाम होता है। 18वीं शताब्दी से पूर्व ब्रिटेन एक राष्ट्र नहीं, एक राष्ट्र नहीं था। आंग्ल राष्ट्र ने अपनी शक्तियों के विस्तार के साथ साथ अन्य राज्यों व द्वीप समूहों का विस्तार आरंभ कर दिया था। 1688 में यानी कि 1688 में जो संसद थी बेटा, उसने राजतंत्र में से शक्तियों को ले लिया था। 1707 में क्या हुआ बेटा, जो इंग्लैंड था और स्कॉटलैंड था वो साथ में मिल गए और वो यूनाइटेड किंगडम बन गए, और जिसका नाम था यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन, उसका गठन हुआ। 1798 में क्या हुआ बेटा, असफल विद्रोह हुआ, जिससे 1801 में आयरलैंड को बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम में शामिल होना पड़ा, शामिल कर लिया गया उसको। एक नए ब्रिटेन का प्रतीक चिन्ह को खूब बढ़ावा मिला, मतलब सिंपल सी बात है, एक यूनाइटेड ब्रिटेन बन गया था तो बहुत ज़्यादा प्रमोट किया गया है उसके जो साइन थे, एक ब्रिटेन का, वन ब्रिटेन वन आर्मी। उसके बाद यूनान का स्वतंत्रता संघर्ष, किस तरीके से जो यूनान था, जो ग्रीस था, वहाँ पे स्वतंत्रता संग्राम स्टार्ट हुआ। तो जो यूनान था बेटा, वहाँ का ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा 15वीं शताब्दी का था। क्रांतिकारी राष्ट्रवाद से 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के उपरांत के उदय से यूनानी जो लोग थे बेटा, उनके मन में स्वतंत्रता की भावना तो ऑलरेडी थी। तो 1821 में क्या हुआ बेटा, स्वतंत्रता के लिए उन लोगों ने संघर्ष करना स्टार्ट कर दिया। जो यूनान के जो लोग थे बेटा, वो निर्वासन में रह रहे यूनानियों के साथ साथ जो पश्चिमी यूरोप में जो लोग थे उनको भी उनका समर्थन मिलने लगा। अलग अलग जो कवि थे, अलग अलग जो कलाकार थे, उन्होंने क्या किया, जनमत निर्माण में लोगों को कहते हैं ना, मोटिवेट करने में, लोगों को प्रोत्साहित करने में उन्होंने बहुत ही बढ़िया भूमिका निभाई। एक अंग्रेज़ी के कवि हैं बेटा, लॉर्ड बायरन। उन्होंने क्या किया, उन्होंने बहुत पैसा इकट्ठा किया, बहुत सी धनराशि इकट्ठा करी लड़ाई के लिए, और 1824 में क्या हुआ, उन्होंने खुद भी युद्ध में भी उन्होंने भाग लिया, और 1824 में उनको बुखार आया और बुखार की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। 1832 में क्या हुआ बेटा, कस्तुत नीतियों की संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र राज्य में के रूप में उसको मान्यता इस तरीके से प्राप्त हो गई। फिर है राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद, किस तरीके से बाल्कन साम्राज्य आया। तो बेटा बाल्कन भौगोलिक और निर्जातिक रूप से विभिन्नताओं का श्रेय था। उसमें आधुनिक रोमानिया, बल्गारिया, अल्बेरिया, ग्रीस, मकदूनिया, क्रोएशिया, स्लोवानिया, सर्बिया आदि ये सब शामिल थे। इन क्षेत्रों में रहने वाले जो मूल निवासी थे बेटा, उनको स्लाव कहते थे। बाल्कन क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा ऑटोमन साम्राज्य के नियंत्रण में था। बाल्कन राज्य में जो रोमानी राष्ट्रवाद के जो फैलने और ऑटोमन साम्राज्य के विघटन से स्थिति काफ़ी विस्फोटक हो गई थी, एक के बाद एक। उसमें उसके अधीन यूरोपीय राष्ट्रीयताएं उसके चंगुल से निकलकर स्वतंत्रता की घोषणा करने लगी। जैसे जैसे विभिन्न स्लाव राष्ट्र समूहों ने अपनी पहचान और स्वतंत्रता की परिभाषा तय करने की कोशिश की, जो बाल्कन क्षेत्र था बेटा, उसमें गहरे टकराव का क्षेत्र बन गया। हर एक बाल्कन प्रदेश अपने लिए ज़्यादा इलाके की चाह रखता था। इसके साथ जो यूरोपीय शक्तियाँ थी बेटा, उनके बीच में भी क्या हुआ, किस तरीके से ज़्यादा कब्जा किया जाए, ज़्यादा एरिया को अपने अंदर लिया जाए। तो इस सब में ज़बरदस्त प्रतिस्पर्धा थी उनके बीच में। प्रतिस्पर्धा का मतलब होता है कंपटीशन था, जिससे एक समस्या गहराती चली गई, व जिस कारण यहाँ विभिन्न युद्ध हुआ, जिसकी परिणति प्रथम, इसी का कारण क्या हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर यानी कि प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। उसके बाद यदि आप कवि लॉर्ड बायरन की जगह होते तो आप क्या करते, किस तरीके से क्या भूमिका निभाते। तो अगर मैं लॉर्ड बायरन की जगह होता तो वहाँ के लोगों को स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए मैं प्रेरित करता, और जो लोग भाग ले रहे हैं उनको उत्साहित करने का प्रयास करता। फिर दूसरा प्रश्न है, ब्रिटेन का राष्ट्रवाद किसी उथल पुथल या क्रांति का नहीं, अपितु एक लंबी चढ़ने वाली प्रक्रिया का कारण परिणाम था। आपको विवेचना करनी है। तो बेटा, तो जो ब्रिटेन का एकीकरण है, एक बहुत ही अनोखी प्रक्रिया थी, लंबे समय तक चली और बहुत ही जटिल प्रक्रिया थी। इसकी शुरुआत बेटा रक्तहीन शानदार क्रांति जो कि 1688 में हुई थी, उससे स्टार्ट हुआ।
1707 में स्कॉटलैंड के विलय के साथ जो यूनाइटेड किंगडम है बेटा, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन का जो गठन हुआ था, और 1801 में आयरलैंड को भी इसके अंदर शामिल कर लिया गया था। और जब ब्रिटेन का एकीकरण हुआ था बेटा, तो जो क्रांति की उथल पुथल, जो ब्रिटेन का एकीकरण बिना क्रांति या उथल पुथल के पूरा हुआ। फिर है अगला क्वेश्चन है बेटा, जो बाल्कन साम्राज्य की स्थिति थी कि जो बाल्कन साम्राज्य की स्थिति पर एक संक्षिप्त नोट लिखना है आपको बेटा। तो जो बाल्कन या बाल्कन प्रायद्वीप दक्षिण पूर्वी यूरोप का एक क्षेत्र था। बाल्कन प्रदेश में राष्ट्रवादी तनाव पैदा हुआ था। उसके कारण थे बेटा, जो ऑटोमन साम्राज्य थी उसके अत्यधिक कमज़ोर हो चुका था वो, और राष्ट्रवाद की जो भावना के कारण किसी देश स्वतंत्रता की कामना करने लगे थे। सभी बाल्कन राज्य एक दूसरे से भारी ईर्ष्या करते थे और प्रत्येक राज्य को अपने अपने लिए अधिक से अधिक प्रदेश हथियाना चाहते थे। रूस, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया आदि सभी देशों ने अपना प्रभाव जमाने का प्रयास किया। फलस्वरूप जो बाल्कन क्षेत्र थे बेटा, उसमें बहुत सारे युद्ध हुए और इन युद्धों से प्रथम विश्व युद्ध की भूमिका तैयार की। फिर प्रश्न है आपके पास, 1789 के पश्चात क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के उदय में किस तरह जो यूनानी स्वतंत्रता संघर्ष और बाल्कन राज्यों में स्वतंत्रता की संघर्ष को किस तरीके से उन्होंने प्रेरित किया। तो फ्रांसीसी क्रांति की समानता, स्वतंत्रता, एक भाषा, एक कानून, लोकतंत्र, एक झंडा, राष्ट्र, राज्य जैसी विचार दिए। इन विचारों से यूरोप के सभी देशों के साथ साथ जो यूनान और बाल्कन राज्यों में भी राष्ट्र राज्यों के गठन को इन्होंने क्या किया, इन्होंने प्रेरित किया। तो इसी के साथ हमारी आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। हमने इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम दोनों की वर्कशीट कर ली है। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट है बेटा तो आप पूछ सकते हैं, नीचे कमेंट करके आप उस डाउट को क्लियर कर सकते हैं। हम कल मिलेंगे अब कल की वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।